तो एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक अलग दुनिया को देखते हैं जिसमें एक इंसान कहता है ग्रेट सेज एलाबास्टर को अपनी भविष्यवाणी की हुए 10 साल हो चुके हैं और हमें इस दिन का कब से इंतजार था। इसके बाद हम नॉर्मल दुनिया में एक सातो नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि पेड़ से एक बीटल को पकड़ रहा होता है और तभी उसके पीछे से गोल्डन कलर की रोशनी आती है। फिर जब वो वहां जाकर देखता है तो उस रोशनी में से एक बुढ़ा आदमी और एक छोटी लड़की निकलते हैं जिसे देखकर सातुओ भी शौक सा होता है और वो लड़की उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है तो वो कहता है मैं सातुओ हूँ। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम हिमे नोकाना है और सातुओ तुमने जो यहाँ देखा उसे किसी को भी मत बताना और अच्छा तो यही होगा कि तुम इसे भूल ही जाओ जिसके बदले में मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। और उसे सुनकर सातुओ भी चौंक सा जाता है। फिर उसका बड़ा वाला रूप कहता है उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अपने सामने खड़ी इस लड़की को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके 10 साल के बाद हम देखते हैं कि हिमे सातुओ को उठाकर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है और सातुओ उस ब्रेकफास्ट को देखकर कहता है ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा जल्दी है। फिर हिमे बताती है कि आज के बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तो मैं खुशी के मारे जल्दी उठ गई। फिर सातुओ मन में कहता है हिमेनो नोकाना और मैं बचपन से दोस्त हैं और हम 10 साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो अपने पेरेंट्स की जगह अपने दादाजी के साथ रहती है। जिसके बाद सातुओ उसके बूब्स को देखकर शर्मा सा जाता है और फिर उससे कहता है जब से हमने हाई स्कूल शुरू किया है तुम पहले काफी सिंपल रहती थी। तो हिमे कहती है मेरे इन ब्लॉन्ड बालों की वजह से ज्यादा सिंपल रहने से मैं सबसे अलग सी लगती थी। इसके अलावा मैं एक प्रिंसेस हूँ इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जिससे सुनकर सातुओ हैरान सा हुआ कहता है तुम ये बहुत सालों से कहती आ रही हो लेकिन इसका मतलब क्या है। तभी वो चौंक सा जाता है क्योंकि हिमे उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। फिर वो उसके पास आती है और उसके गाल को छूती है जिसे देखकर सातुओ भी शर्मा सा जाता है। फिर हिमे पीछे होकर कहते तुम्हारे चेहरे पर चावल लगा था। जिसके बाद वो खाने लगती है और उसे देखकर सातुओ भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो उसे सच में खा जाती है जिसकी वजह से सातुओ और भी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो दोनों हिमे के ग्रैंडफादर को बाय कहकर स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद चलते चलते सातुओ बताता है कि उसके डैड गर्मियों की छुट्टियों से पहले घर नहीं आने वाले और अब तो उसे उसकी आदत सी हो गई है। जिसके बाद वो हिमे के गले में पहनी रिंग्स को देखकर पास्ट को याद करता है जिसमें छोटी हिमे सातुओ से कहती है ये रिंग्स मैं उसे दूंगी जिससे मेरी शादी होगी और ये मेरे लिए बहुत खास हैं। वैसे बताओ सातुओ जब हम बड़े होंगे तो क्या तब तुम मुझसे शादी करोगे। फिर प्रेजेंट टाइम में वो पूछती ऐसे क्या देख रहे हो तुम्हें ये नहीं मिल सकती क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खास हैं। जिसके बाद वो आगे चली जाती है और सातुओ मन में कहता है ओ वैसे बचपन के वादे ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद वो दोनों स्कूल की ओर चले जाते हैं। फिर स्कूल में हिमे अपनी दोस्तों को अपने मास्क दिखा रही होती है और इधर सातुओ का एक दोस्त उससे कहता है गर्मी की छुट्टियों में मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा लेकिन सातुओ तुम बहुत ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड जो है। तो सातुओ कहता है हम सिर्फ पड़ोसी हैं। फिर वो लड़का कहता है सुन भाई ज्यादा इमोशंस में मत बह जब तक तू कुछ करने के लिए कदम बढ़ाएगा तब तो काफी देर हो चुकी होगी। तभी सातुओ को हिमे का एक टेस्ट आता है जिसमें वो उसे अपने साथ समर फेस्टिवल में चलने को बोल रही होती है। इसके बाद शाम में सातुओ हिमे के पास आता है और हिमे के पहने हुए युकाटा को देखकर चौंक सा जाता है। फिर हिमे कहती है क्या हुआ सांस नहीं आ रही क्या। तो सातुओ कहता है हाँ शायद। जिस सुनकर हिमे भी शर्मा सी जाती है और कहती है अच्छा है कि तुम सच बोल देते हो और अब चलो चलते हैं। फिर हिमे उन शॉप्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है हे सातुओ तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब इस फेस्टिवल में आए थे और खो गए थे। तुमने कहा था कि इस तरह से हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और तुमने पूरा समय मेरा हाथ पकड़ के रखा था। उस समय तुम मेरे हीरो थे। जिस सुनकर सातुओ पूछता है तुम्हारा मतलब अब नहीं हूँ। तो हिमे कहती है किसे पता और छोड़ो चलो कुछ खाते हैं। जिसके बाद सातुओ चलता हुआ मन में कहता है हम हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। मुझे लगता था कि हम जैसे रहते हैं वैसे ही ठीक हैं। कम से कम इससे हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होगी पर अब। फिर वो एक शॉट मारता है जो कि उस टॉय पर जा लगता है जिससे हिमे भी खुश हो जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक पहाड़ पर देखते हैं और सातुओ मन में कहता है मूड एकदम बढ़िया है और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो हिम्मत कर कर कहता है हे हिमे मैं तुमसे। लेकिन तभी वहाँ पर पटाखे चलने शुरू हो जाते हैं और हिमे उसे देखकर कहती है बहुत सुंदर है मैं काफी खुश हूँ कि मुझे ये तुम्हारे साथ देखने को मिल पाया। तो सातुओ कहता है मैं भी। फिर हिमे कहती है हे सातुओ मैं बहुत समय से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। जिसे सुनकर सातुओ को लगता है कि वो भी उसे आई लव यू कहने वाली है लेकिन तभी हिमे कहती है मैं कहीं दूर जा रही हूँ। जिसे सुनकर सातुओ को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और फिर वो पूछता है कब। तो हिमे कहती है कल मैं अपने दादाजी के होमलैंड वापिस जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है। फिर हिमे घर के पास आकर कहती है आज रात के लिए शुक्रिया सातो और सातो उसे फिर से बताने लगता है। लेकिन हिमे कहती है मुझे खुशी है कि मुझे तुम्हारे साथ फेस्टिवल और फायर वर्क्स को देखने का मौका मिला और इसके लिए भी शुक्रिया। फिर सातुओ पूछता है कि क्या इस चीज को बदला नहीं जा सकता। तो हिमे कहती है सच कहूँ तो मैं अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर
अंदर जा रही हूँ। फिर वो गुड बाय कहकर अंदर भाग जाती है, जिसके बाद सातवो बेड पर लेटा बस उसके बारे में ही सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर वही लाइट फिर से आती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। फिर हम लोग हिमे को उस लाइट के सामने देखते हैं और सातों भी भागता हुआ उसके पास आता है और उसे देखकर हिमे कहती है तो तुम्हें याद था, इसलिए तुम्हें समझना होगा मैं कहीं दूर नहीं जा रही, मैं बस अपने घर जा रही हूँ जो कि दूसरी दुनिया में है। और हाँ, मेरी शादी हो रही है क्योंकि मैं एक प्रिंसेस हूँ। तो ये सच में आखिरी वाला गुड बाय है और मुझे बहुत मजा आया सातों। जिसके बाद वो उसके अंदर जाने लगती है और सातों भी उसे रोकने लगता है, लेकिन वो अंदर चली ही जाती है। फिर सातों मन में कहता है क्या मैं यहाँ उसे सिर्फ गुड बाय कहने आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसी ही बात है तो सोचकर वक्त बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। इसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो एक कैसल में एक प्रीस्ट कहता है प्रिंसेस ऑफ नोका नाटिका, क्रिस्टल नोवाटी नोका नाटिका, गिसारास के सेकंड प्रिंस मारा मारुगियास गिसरास, ये रिंग तुम्हें एक कर देगी एक सेक्रेट किस के साथ। और तभी वो सातुओं को देखकर कहता है वहाँ कौन है? तभी सातुओं हिमे को पुकारता है, जिस सुनकर हिमे भी चौंक जाती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए? तभी वहाँ पर एक अबिस का मॉन्स्टर आ जाता है। फिर हिमे का ग्रैंडफादर जिसका के नाम सेज एलाबैस्टर होता है आकर कहता है मैं जानता था वो प्रिंसेस की जान के पीछे हैं, हमने उन्हें दूसरी दुनिया में छिपा कर अच्छा किया। फिर वो सामने आता है और सातों भी उसे बुलाता है, जिसे देखकर वो भी शौक सा हो जाता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर उसे एक पिलर पर मारता है। फिर वो कहता है लगता है कि हमें सच में रिंग ऑफ लाइट की जरूरत है, क्रिस्टल रिंग ऑफ लाइट प्रिंस को दो। लेकिन तभी हिमे देखती है कि वो मॉन्स्टर सातुओं को मारने ही वाला होता है, तो वो अपनी रिंग्स को पकड़कर सातुओं को बुलाकर उसके पास जाकर उसे किस कर लेती है, जिससे वहाँ पर एक लाइट सी चमकती है और पूरे किंगडम में घंटियां बजने लगती हैं। फिर वो रिंग भी चमकती है और एलाबैस्टर कहता है ये तुमने क्या किया? और मारा मारू गियास कहता है तो आपने फैसला ले लिया प्रिंसेस क्रिस्टल, हे लड़के इसका इस्तेमाल करो। और सातों स्वॉर्ड को देखकर चौंक सा जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो इसके साथ क्या करे। फिर वो मॉन्स्टर भी उसके पास आता है और तभी वो रिंग चमकती है और उसे सातों की स्वॉर्ड भी चमकने लगती है। फिर वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने आने लगता है और सातों कहता है मैं समझा नहीं पर मुझे ये करना है ना? जिसके साथ ही वो उस मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सभी ही शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी सातों भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन हिमे फिर से उसे गुड मॉर्निंग कहकर उठाती है और सातों पूछता है कि हम कहाँ हैं? तो हिमे कहती है रॉयल कपल के बेडरूम में, जिस सुनकर सातों को भी शौक सा लगता है। फिर हिमे कहती है तुम्हें याद है ना हमने किस की थी और वो सब, जिस सुनकर वो और शर्मा जाता है और मन में सोचता है तो क्या हिमे भी मुझसे प्यार करती है? लेकिन हिमे कहती है मुझे उस प्रिंस से शादी करनी थी पर मैं उसे सच में जानती भी नहीं और मुझे किसी अजनबी से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी थी। तो जैसे ही मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा तो मैंने वो कर दिया। जिसे सुनकर सातों शौक में पूछता है क्या सिर्फ इसलिए ही? फिर हिमे कहती है वैसे माफ करना मैंने तुम्हें हमारा हीरो चुन लिया। इसके बाद हम लोग बहुत सारे मंत्रियों को देखते हैं और एक कहता है उस शादी का मकसद किंगडम ऑफ लाइट और एम्पायर के बीच संबंधों को मजबूत करना था। अगर एम्पायर को ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। तभी मारा मारू गियास कहता है रिंग ऑफ लाइट की मेडन ने रिंग किंग को चुन लिया है जो हमारी दुनिया को बचाएगा। मैंने और उसने बस परंपरा का पालन किया है, मेरे डैड की इच्छा और एम्पायर का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक धीरे से कहता है इस निकम्मे प्रिंस को लगता है कि वो सब जानता है। तभी एलाबैस्टर आकर कहता है हो गया तुम्हारा, हमने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि तुम लोग उसे देखना चाहते थे, लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो कि अपने किंग को देखना चाहते हैं। जिसके बाद वो दरवाजा खोलता है और हम लोग पूरे किंगडम के लोगों को नीचे देखते हैं और एलाबैस्टर कहता है मैं आपके सामने अबिस को हराने वाले आरोनुलुस का भला करने वाले रिंग किंग को पेश करता हूँ। फिर वो सातुओं से कहता है हे सातुओं कुछ तो बोलो। वो रिंग किंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तुमसे उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें निराश मत करना। जिसके बाद सातुओं हिम्मत कर कर कहता है मैं हूँ सातुओं द रिंग किंग, मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया को बचाने आया हूँ, मैं तुम सभी का हीरो हूँ। लेकिन इसके बाद में वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर तभी वहाँ पर कोई आता है और सातुओं देता है कि वो हिमे होती है। फिर हिमे शर्मा कर कहते हैं सुनो सातुओं मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि हम टेक्निकली न्यू कपल्स हैं और मेरी तरफ मत देखो। जिसके साथ ही वो उसके सर पर मारती है। इसके बाद वो हॉट स्प्रिंग में आकर कहती है मुझे माफ करना सातुओं, मुझे पता था कि तुम्हें एक बार रिंग देने से क्या होगा और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, पर मैंने तुम्हें इसमें शामिल कर दिया। तो सातुओं कहता है मैं ठीक हूँ, हम अभी समर ब्रेक पर हैं और इसके अलावा मैं रिंग किंग हूँ, मेडन ऑफ लाइट का हस्बैंड जिसे उसने खुद चुना है। सही कहा ना? और वैसे तुम यहीं पर रहने वाली हो ना? तो हिमे कहती है हाँ ये मेरी दुनिया है लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो। पर सातुओं कहता है
तब मैं भी यहीं पर रहूंगा। वो मॉन्स्टर जो कल आया था वो तुम्हारे और रिंग के पीछे है, सही कहा ना? और अगर ऐसा कुछ है जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिस सुनकर हीमे याद करते हैं कि कैसे बचपन में सभी बच्चे उसके बालों को लेकर उसका मजाक बनाते थे, लेकिन तभी छोटा सातुओ उसके सामने आकर उन सभी को रोकता था। फिर प्रेजेंट टाइम में हीमे कहती है, हाँ तुम हमेशा से मेरे हीरो हो और शुक्रिया। जिसके बाद सातुओ चौंक कर हीमे के बूब्स को देखने लगता है तो वो भी उन्हें छुपा लेती है और सातुओ भी उसे सॉरी कहता है। फिर हीमे कहती है, रॉयल वेडिंग्स बस दिखावे के लिए होती हैं और मैंने तुम्हें अचानक से चुन लिया था तो तुम्हें सच में इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तो सातुओ कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें पता है अचानक से हो या नहीं पर मुझे इससे बहुत खुशी हुई। मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे चुना। जिस सुनकर वो भी शर्मा सी जाती है और फिर पूछती है, तो तुम मुझे सच में पसंद करते हो? तो सातुओ हाँ कहता है। फिर हीमे पूछती है, दोस्त की तरह है ना? तो सातुओ कहता है, बिल्कुल, तुम मुझे एक दोस्त की तरह बहुत पसंद हो। लेकिन तभी वो घंटा बजने लगता है और सातुओ घबरा कर कहता है, क्या हो रहा है? साथ में हीमे भी उसके नुन्नू को देखकर जोर से चिल्लाती है। फिर हम लोग कुछ अबिस के मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि रिंग किंग की तलाश में होते हैं। इधर कुछ मॉन्स्टर्स उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों भी जल्दबाजी में वहां पर आते हैं। फिर एक सैनिक उन्हें देखकर पूछता है, क्या हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया? तो हीमे घबरा कर कहती है, नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। फिर वो सैनिक कहता है, रिंग किंग अबिस के कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। उस दिन वाला शायद बस एक स्काउट होगा और प्लीज हमारी मदद करो। तो हीमे कहती है, बिल्कुल नहीं, सातुओ को लड़ना नहीं आता। तभी एलाबेस्टर आकर कहता है, हमें फिर भी उसकी मदद चाहिए, मतलब जब तक उसके पास वो रिंग है, समझ गए ना? फिर सातुओ कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर वो एक हथियार को पकड़ता है और एलाबेस्टर कहता है, रिंग ऑफ लाइट बुराई को खत्म करती है, ये तुम्हें पावर देती है और तुम जिस चीज को पकड़ोगे उस पर ये लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन देती है। आसान शब्दों में कहें तो ये ऐसा वेपन बन सकती है जिससे अबिस को हराया जा सके। फिर सातुओ कहता है, मैं इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और इसी वजह से मैं जो भी कर सकता हूँ वो सब करूंगा। तभी हीमे जाकर सातुओ को किस करती है। साथ में एलाबेस्टर कहता है, आगे बढ़ो रिंग किंग सातुओ, बुराई को हरा कर इस दुनिया को बचाओ। फिर हीमे कहती है, जाओ उन्हें हरा दो हनी। तो सातुओ कहता है, शुक्रिया और मैं अभी वापस आता हूँ। फिर बाहर हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और एक मॉन्स्टर एक लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सातुओ आकर उसे बीच में से काट देता है, जिसे देखकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। फिर सातुओ उस लड़की को वहाँ से जाने को बोलता है और उसके जाने के बाद कहता है, ये तीसरा था, मैं पहले एक ही हमले से बेहोश हो गया था लेकिन अब। तभी एलाबेस्टर आकर कहता है, ये उस किस की वजह से है जो तुमने अभी अभी प्रिंसेस के साथ की। पति पत्नी के रूप में तुम्हारा रिश्ता जितना मजबूत होगा तुम्हें उस रिंग से उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। लड़ाई में रिंग किंग को शक्ति देना प्रिंसेस का काम है, जिससे उनका सातुओ मन में कहता है, तो इसीलिए हीमे ने। फिर एलाबेस्टर कहता है, लेकिन तुम अभी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे सातुओ, लेकिन घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पर एक हवा का झोंका आता है और फिर सातुओ हवा में एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि बाकी मॉन्स्टर से अलग होता है और वो मॉन्स्टर भी सातुओ की रिंग को पहचान जाती है। फिर उसे देखकर एलाबेस्टर कहता है, वो रूप, ये नामुमकिन है, क्या वो एबिस किंग का एक नाइट है? फिर सातुओ भी उस पर हमला करने जाता है और एलाबेस्टर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वो नाइट उस पर एक हमला कर देती है जिसकी वजह से वो एक दीवार से टकरा जाता है, लेकिन रिंग की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई होती और एलाबेस्टर सातुओ से कहता है, हमें भागना होगा। फिर वो नाइट भी दो और मॉन्स्टर्स को समन कर उनके पीछे भेज देती है और एलाबेस्टर भागता हुआ कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतने ताकतवर मॉन्स्टर को भेजा है, इससे पता चलता है कि वो रिंग किंग से कितना डरते हैं। फिर सातुओ पूछता है, वो क्या चीज थी? तो एलाबेस्टर कहता है, वो अबिस किंग का एक नाइट था, ये एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, हम इसके ऊपर बाद में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं हमारे लिए थोड़ा समय निकालता हूँ। जिसके बाद वो जमीन पर हाथ रखकर एक पत्थर को बाहर निकाल लेता है और उसे देखकर सातुओ पूछता है, ये क्या है? तो एलाबेस्टर कहता है, मैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके इस दुनिया के नियमों के अनुरूप ढाल दिया है, ये भी मैजिक है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नाइट उनके सामने ही खड़ी होती है, जिसे देखकर एलाबेस्टर भी घबरा सा जाता है, लेकिन तभी मारमारू गियास आकर उस नाइट के ऊपर एक कपड़ा डाल देता है और फिर उसमें आग भी लगा देता है। जिसके बाद वो कहता है, जल्दी वहाँ पर एक गाड़ी है। तो सातुओ कहता है, पर हीमे अभी भी अंदर है। तो मारमारू गियास कहता है, उसके बारे में चिंता मत करो, अभी इस तरफ आओ। इसके बाद हम उन्हें घोड़ा गाड़ी में देखते हैं और हीमे सातुओ के गले लगकर कहती है, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। जिसके बाद सातुओ भी मारमारू गियास को उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे उसका नाम पूछता है। तो मारमारू गियास कहता है, मेरा नाम मारमारू गियास गिसारस है, मैं गिसारस एम्पायर का सेकंड प्रिंस हूँ। फिर सातुओ उसका गलत नाम
नाम लेकर उसे शुक्रिया कहता है तो मारमारू गियास मुस्कुरा कर कहता है तुम मुझे सिर्फ मार्स बुला सकते हो, उससे जरूरी सेज, क्या किंगडम ठीक है? तो एलाबेस्टर बताता है कि अबिस किंग अभी रिंग्स और रिंग किंग के पीछे है और क्योंकि वो किंगडम में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किंगडम को ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स जैसे कि अबिस किंग के नाइट्स को बिना पावर ऑफ लाइट के मारना मुश्किल होगा और हम भाग रहे हैं क्योंकि सातुओं के पास ये करने के लिए उतनी ताकत नहीं है। तो सातुओ पूछता है कि मेरे पास ताकत नहीं है, ऐसे क्या मतलब है? फिर एलाबेस्टर कहता है रिंग किंग के रूप में अपनी पूरी ताकत को बाहर लाने के लिए तुम्हें और 4 रिंग्स की जरूरत है, जिस सुनकर सातुओं को भी शौक लगता है क्योंकि ये रिंग्स वेडिंग रिंग्स जो होती हैं। फिर एलाबेस्टर बताता है कि उसे 4 और राजकुमारियों से शादी करके बाकी की रिंग्स लेनी होगी, जिस सुनकर सातुओ शौक में पूछता है तो क्या मुझे और भी शादियां करनी होगी? तो एलाबेस्टर कहता है रिंग किंग होने का यही मतलब होता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये मजेदार है ना, तुम हर आदमी का सपना जी रहे हो। लेकिन हीमे उदास सी होकर मन में कहती है नहीं, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक होटल में सिर्फ 2 रूम्स ही अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से सातो और हीमे को एक ही रूम में रहने के लिए मानना पड़ता है। इसके बाद एलाबेस्टर सातो को रिंग्स की कहानी बताता है कि काफी समय पहले ये दुनिया अबिस की डार्क पावर्स के आगे झुकने की कगार पर थी। मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों की वजह से लोगों के दिल टूट गए थे और बहुत सारे देशों में बस मौत और तबाही हुई। रिंग किंग ने उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश की और उस तरह उन्होंने मैजिकल रिंग्स बनाई। वो 5 रिंग्स है, रिंग ऑफ लाइट, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। उनकी शक्तियों से रिंग किंग ने एक लंबी और खतरनाक लड़ाई लड़ी और अबिस के राजा को हराकर उसे सील कर दिया। बाद में 5 राजकुमारियों ने रिंग किंग से शादी कर ली और 5 रिंग्स को अपने 5 देशों के अंदर अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। 5 रिंग्स का वो सेट रिंग किंग और उन राजकुमारियों के बीच एक रिश्ते के रूप में काम करता था और अब अबिस किंग फिर से आजाद हो गया है और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा है। रिंग किंग का काम है फिर से उन 5 राजकुमारियों से 5 रिंग्स को लेना और अबिस को सील करने के लिए उनकी पावर्स का इस्तेमाल करना, जिस उनको सातो कहता है तो ये है रिंग किंग का काम। इसके बाद रूम में हीमे कहती है उन्होंने पहले जो कहा तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, शादी वैसे भी एक फॉर्मेलिटी है। तो सातो कहता है नहीं मैं, लेकिन तभी उसे दर्द सा होता है तो हीमे हड़बड़ाहट में कहती जल्दी से कपड़े उतारो और उसे उतारने के साथ ही शौक सा लगता है क्योंकि सातो की पीठ पर बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, जिसे देखकर हीमे कहती है ये मेरी गलती है। तो सातो कहता है नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं जोश में आ गया था, लेकिन हीमे कहती है नहीं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हें चुना था। जिसके बाद वो रूम से बाहर भाग जाती है। फिर सातो भी उसे ढूंढने उसके पीछे जाता है और तभी उसे रास्ते में मार्स मिलता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने हीमे को देखा? तो मार्स कहता है प्रिंसेस क्रिस्टल अभी यहाँ से गई थी और वैसे ये रिंग किंग और रिंग प्रिंसेस वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कभी कभी ये काम निभाना मुश्किल हो जाता है। तो सातो कहता है नहीं ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर मार्स कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा आभारी हूँ, सच कहूँ तो मुझे राहत मिली है कि मैंने रिंग किंग के काम को टाल दिया। अगर तुमने उसका दूसरी दुनिया से यहाँ तक पीछा किया है तो वो जरूर तुम्हारे लिए बहुत कीमती होगी और वैसे भी ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए तुमने वो दुनिया छोड़ दी जिसे तुम जानते थे। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए और वैसे तुम्हें रोकने के लिए माफ करना, पर शायद वो पीछे वाले गार्डन में होगी। तो सातो उसे शुक्रिया कहकर आगे चला जाता है। फिर मार्स कहता है काश मुझ में भी उतनी हिम्मत होती। इधर सातो हीमे के पास आता है और उससे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ हीमे, जिसे सुनकर हीमे को भी शौक लगता है। फिर सातो कहता है एक दोस्त की तरह नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैंने यही फैसला लिया है, इसलिए तुम्हें इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है। जिस सुनकर हीमे पूछती है तो तुमने अपना मन बना लिया है, पर मैं अभी भी उससे उभर नहीं पाई। मैंने अपना हिमेनो नौकाना वाला समय भुलाने और प्रिंसेस ऑफ लाइट के रूप में अपनी ड्यूटी पूरी करने की भी कोशिश की। मैं इस दुनिया के लिए ऐसे आदमी से शादी करने वाली थी जिसे मैं जानती भी नहीं थी और मुझे बहुत सी बुरी चीजें भी सहनी पड़ती, लेकिन क्योंकि तुमने मेरा पीछा किया जिसकी वजह से मेरी सारी चिंता गायब हो गई। आखिरकार इसका यही मतलब था कि मैं सच में उस इंसान से शादी कर सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा पति रिंग किंग बनेगा, वो लड़ेगा, चोट खाएगा और तो और दूसरी राजकुमारियों से शादी भी करेगा और मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मैं ये सब करते हुए नहीं देखना चाहती। जिस सुनकर सातो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। तो हीमे कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नाटक छोड़ने वाली हूँ। इस बार मैं अपना संकल्प मजबूत करूंगी और इस बार ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होगी, मैं तुम्हारी असली वाइफ के रूप में तुम्हारे और रिंग के लिए अपना काम करूंगी। सातो क्या तुम एक बार फिर से मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे? तो सातो हाँ कहता है, लेकिन इसके बाद अपने कमरे में वो दोनों ही शर्माए बैठे होते हैं क्योंकि अब उन्हें सेक्स करना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों ही इसके लिए अभी तैयार नहीं होते। पर हीमे शर्मा
कर कहती है कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम वो कर सकते हो। जिसके साथ ही सातो भी हिम्मत कर उसे बेड पर लेटा देता है और फिर उसे अच्छे से देखता है और मन में कहता है क्या सच में ऐसा करना ठीक है? मुझे पता है मैं यही चाहता था लेकिन ऐसे नहीं। तभी उसे एहसास होता है कि वो दोनों ही काम से रहे होते हैं। जिसके बाद वो चौंक कर एकदम से पीछे हो जाता है और उससे हिमे भी चौंक सी जाती है और पूछती है क्या हुआ? तो सातो कहता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो चिल्लाकर कहता है हमारा पहला सेक्स इससे भी अच्छा होना चाहिए, इस तरह से मूड के साथ करना गलत है। मैंने 10 साल जिस पल का इंतजार किया है मैं उसे अच्छे से करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे सारी जिंदगी याद रहे। ये सुनकर हिमे भी शॉक हुई, कहती है तुम सच में क्रीपी लग रहे हो। फिर सातो कहता है पर फिर भी ये बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है, हम बचपन के दोस्तों से आगे बढ़कर शादीशुदा हो गए हैं और हमें अपना समय वो करने में बिताना चाहिए जो कि असली कपल्स करते हैं। जिस सुनकर हिमे भी मुस्कुरा कर कहती है हाँ तुम सही हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में किस करते हैं। इसके बाद अगली सुबह मार्स उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है ताकि वो इस दुनिया के लोगों के साथ घुल मिल पाए। फिर एलाबेस्टर कहता है चलो चलें, सबसे पहले हम एल्स की छुपी हुई दुनिया रोमका में जाएंगे जिसे ज्ञान का शहर कहा जाता है क्योंकि रिंग ऑफ विंड एल्स की रॉयल फैमिली की विरासत है और साथ में एल्स लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। इससे तुम बहुत उत्सुक हो गए होगे है ना सातो? तो हिमे कहती है रुक जाइए दादाजी, और सातो मैं तुम्हारी असली वाली वाइफ हूँ, समझ गए ना? तो सातो कहता है हाँ बिल्कुल, और उन्हें देखकर वो दोनों भी मुस्कुरा रहे होते हैं। इसके बाद नरेटर कहता है गहरी घाटी में वो जगह है जहाँ सुंदर और इंटेलिजेंट एल्स रहते हैं। ये जगह एक वक्त पर एक पवित्र स्थान के रूप में जानी जाती थी जहाँ दुनिया भर के ज्ञान को इकट्ठा किया जाता था। हालांकि 50 साल पहले रोम का अचानक से तूफान की दीवारों से घिर गया और उस तूफान से हिमे के कपड़े भी उड़ने लगते हैं जिससे सातो भी शर्मा जाता है। फिर एलाबेस्टर कहता है ये तूफानी दीवार है जो बाहरी लोगों को अंदर आने से रोकती है और ये देश भी बहुत ज्यादा बदल गया है क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब यहाँ कोई दीवार नहीं थी और तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है जो कि उन सभी का पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वो लोग एक डेड एंड पर आकर फंस जाते हैं और वो बीस्ट भी उन पर हमला करने ही लगता है, लेकिन तभी कोई उनसे कहता है जल्दी इस तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट हवा में उड़ चुका होता है। इधर एक बड़े पेड़ की जड़ों के अंदर दो एल्स आकर पूछते हैं तुम कौन हो, और असली एल्स को देखकर सातो भी शौक सा हो जाता है। फिर एलाबेस्टर कहता है विंड देश के लोगों, हमें बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, हम हैं। लेकिन तभी सातो कहता है मैं हूँ रिंग किंग, मैं आपकी राजकुमारी से मिलने आया हूँ। तभी हिमे उसे बताती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिंग देश हमारी मदद करेंगे ही, और उन एल्स में से एक कहता है मैंने अफवाहें सुनी हैं। फिर दूसरा कहता है ठीक है हम तुम्हें महल तक ले चलेंगे। फिर पहले वाला कहता है हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। फिर वो एल्फ कहता है रोमका तक पहुंचने के लिए आपको इस बड़े पेड़ की जड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। जिसके बाद वो लोग रिंग ऑफ विंड के देश रोमका में आ जाते हैं। फिर वो एल्फ उन्हें महल तक ले जाते हैं और हिमे कहती है पता नहीं ये एल्फ प्रिंसेस कैसी होगी। तो सातो कहता है वो कैसी है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बस इस दुनिया को बचाने के लिए रिंग लूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। फिर वो दरवाजा खुलता है लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी हिमे देखती है कि वो राजकुमारी सिंहासन के पीछे छिपी होती है और इसका नाम नेफ्रिटिस होता है। फिर नेफ्रिटिस पूछती है तो तुम हो रिंग किंग? तो सातो कहता है हाँ मैं हूँ सातो, दूसरी दुनिया का हीरो। फिर नेफ्रिटिस घबराई हुई पूछती है तुम दोनों शादीशुदा हो है ना? इसका मतलब तुम पहले ही कर चुके हो, बताओ क्या तुमने वो सच में कर लिया है? और उसे सुनकर हिमे मन में कहती है आखिर ये लड़की हमसे सेक्स के बारे में क्यों पूछ रही है? फिर वो साथ ही में उससे कहती है अभी तक नहीं किया। लेकिन नेफ्रिटिस पूछती है क्या तुमने स्मूच किया है? ये सुनकर हिमे भी चौंक कर पूछती है क्या तुम्हारा यही मतलब था? फिर सातो कहता है हाँ हमने किया है, और हिमे भी मन में कहती है ये सही नहीं है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। फिर वो नेफ्रिटिस से कहती है रिंग ऑफ लाइट पहले से ही उसके हाथ में है, कहानी के मुताबिक हमें रिंग ऑफ विंड की जरूरत है जिससे हम अभिस किंग को हरा कर। लेकिन तभी नेफ्रिटिस कहती है अपनी होठ को दूसरों के होठ से मिलाना कितना गंदा है। जिस सुनकर उन दोनों को भी शौक लगता है और उसके साथ ही नेफ्रिटिस भी वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर वो दोनों और भी शौक हो जाते हैं। तभी एक और एल्फ आकर कहता है कितनी डरपोक राजकुमारी है, जैसा कि तुम देख सकते हो हमारे देश की राजकुमारी ऐसी है। और सातो से पूछता है कि वो कौन है, तो वो बताता है कि उसका नाम जेड रोमका है और वो पिछले विंड किंग का बड़ा बेटा और राजकुमारी का बड़ा भाई है, और उस राजकुमारी का नाम नेफ्रिटिस रोमका है। फिर वो कुछ सैनिकों को बुलाता है जो कि सातो को घेर लेते हैं, जिससे वो लोग भी शौक हो जाते हैं। और जेड उनसे कहता है कि हम उसे कुछ समय के लिए हिरासत में लेंगे, लेकिन तुम सभी के साथ मेहमानों की तरह बर्ताव किया जाएगा। इसके बाद सातो जेल में अपना गुनाह पूछता है, तो जेड कहता है मेरी छोटी बहन नेफ्रिटिस बहुत नाजुक है। फिर सातो कहता है हाँ एक तरह की डरपोक और ना समझ, लेकिन उससे जेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो नॉर्मल
नॉर्मल होकर कहता है कि नेफरिटीस एक एंजल है, वो मुझसे यानी कि अपने बड़े भाई से सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस सुनकर सातो को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर जेड उसे बताता है कि नेफरिटीस बाहर के लोगों से बहुत डरती है, इसलिए वो महल से बहुत कम ही बाहर निकलती है। वो अभी सिर्फ 54 साल की ही है, इसलिए उसकी अभी शादी करना जल्दबाजी होगी। उसके बड़े भाई के तौर पर मैं उसे बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ, तो मुझे बस इतना कहना है कि तुम यहाँ आराम से उसका इंतजार करो। और हाँ, ये सिर्फ 80 साल के लिए ही होगा। नेफ को मैच्योर होने के लिए इतना वक्त काफी है। जिस सुनकर सातो कहता है तुम्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तब तक बुढ़ा होकर मर जाऊंगा। फिर जेड बाहर आकर कहता है मुझे अभी किंग की परवाह नहीं है, हमारा देश तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक हमारे पास वो तूफानी दीवार है, और हमें उस शक्ति के लिए जिम्मेदार रिंग ऑफ विंड की रक्षा करनी होगी, यही सबसे जरूरी है। इसके 3 दिन के बाद सातो के पास एक एल्फ आकर पूछती है रिंग किंग 5 रिंग्स को इकट्ठा करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? दुनिया में शांति, महान ताकत, या शायद बहुत सी राजकुमारियां? तो सातो कहता है मुझे पता नहीं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, लेकिन मैं हिमे की खुशी चाहता हूँ, मैं बस उसके साथ खुशी से शादीशुदा जिंदगी जीना चाहता हूँ। जिस सुनकर वो एल्फ हंसकर कहती है मुझे तुम पसंद आए। फिर वो एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है और सातो को उसके साथ चलने को बोलती है। फिर सातो पूछता है कि वो उसकी मदद क्यों कर रही है, तो वो एल्फ बताती है कि मैं इस देश का अच्छा भविष्य देखना चाहती हूँ। फिर सातो उसके साथ चल पड़ता है और वो लोग विंड टेम्पल में आते हैं जहाँ पर विंड रिंग रखी होती है। फिर वो एल्फ सातो से कहती है कि वो विंड रिंग रेगालिया है, वो रिंग जो कि नेफरिटीस को विरासत में मिलनी चाहिए थी। तभी उसे कुछ एहसास होता है जिसके साथ ही वो छिपने को बोलती है। फिर वहाँ पर एक चीज सी आती है जिसे देखकर सातो भी हैरान सा हो जाता है, लेकिन तभी उस कपड़े में से नेफरिटीस बाहर निकलती है, जिसे देखकर सातो भी चौंक जाता है। फिर नेफरिटीस कहती है मॉम डैड, रिंग किंग बाहर की दुनिया से आया है, वो यहाँ मुझे और रिंग दोनों को लेने आया है, पर मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। मॉम मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, तो प्लीज हमारे देश की शांति की रक्षा करते रहना। जिस सुनकर सातो पूछता है वो अपने पेरेंट्स की मूर्तियों से प्रार्थना क्यों कर रही है, तो वो एल्फ कहती है नहीं तुम गलत हो, हालांकि उनका दिल रुक गया है और वो पत्थर के हो गए हैं, लेकिन वो हमारे रक्षकों की तरह उस तूफानी दीवार को बनाने के लिए रिंग की पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असली राजा और रानी है। जिस सुनकर सातो जोर से कहता है क्या, और नेफरिटीस भी उसे सुन लेती है। फिर वो डरी हुई उन दोनों को बाहर आने को बोलती है, तो सातो बाहर आकर कहता है ये मैं हूँ रिंग किंग सातो। जिस सुनकर नेफरिटीस को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी एक सैनिक नेफरिटीस को पुकारता है, लेकिन वो लोग उसे अपने साथ लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि असल में वो एल्फ सभी एल्फ्स में से सबसे बड़ी एल्फ होती है जिसे एल्डर कहते हैं, इसलिए उसे महल के हर एक खुफिया रास्ते के बारे में पता होता है। फिर वो सैनिक आकर देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता, और फिर वो ये बात जाकर जेड को बताता है, जिससे जेड बहुत परेशान हो जाता है। इधर हम सातो और नेफरिटीस को एल्डर के घर में देखते हैं, और एल्डर सातो को बताकर गई थी कि नेफरिटीस जरा सी जबरदस्ती से ही मान जाएगी तो वो उसके साथ अच्छे से सेक्स करे, लेकिन सातो खुद को होश में लाकर मन में कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ सिर्फ रिंग के लिए आया हूँ। तभी नेफरिटीस को भी होश आता है और वो सातो को अपने सामने देखकर फिर से डर जाती है और सातो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नेफरिटीस उल्टी कर देती है। इधर जेड को पता चल जाता है कि सातो ने ही नेफरिटीस को किडनैप किया है। तभी एल्डर वहाँ पर आती है और बताती है कि वो दोनों एक साथ भाग गए हैं, लेकिन जेड इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो एल्डर कहती है सच्चाई का सामना करो जेड, तुम्हारी छोटी बहन उसके साथ भाग गई जिससे वो प्यार करती थी, वो अब तुमसे ये कभी नहीं कहेगी कि मैं अपने बड़े भाई से ही सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर जेड को और भी बड़ा शौक लगता है। फिर एल्डर कहती है अपना दिमाग थोड़ा ठंडा करो जेड, ये हमेशा से राजकुमारी की किस्मत थी कि उसे रिंग ऑफ विंड मिले और वो उसकी शक्ति रिंग किंग को दे, तुम्हारे काम कभी भी नेफरिटीस की भलाई के लिए नहीं थे। तो जेड कहता है क्या नेफरिटीस की भलाई के लिए? रिंग अभी भी मेरे माता पिता के हाथों में है और देश अभी भी उनके मैजिक से सुरक्षित है, और ये सबसे अच्छा है, नेफरिटीस को रिंग विरासत में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर मैं आपके घर की तलाशी लेने जा रहा हूँ। इधर नेफरिटीस सातो से कहते तुमसे मेरे कपड़े भी धुलवाने के लिए माफ करना, तो सातो कहता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी अपने कपड़े धोने ही थे। जिसके बाद नेफरिटीस फिर से खुद को ही बुरा भला बोलने लगती है। फिर सातो भी उसे ध्यान से देखता है और पूछता है क्या मैं सच में इतना डरावना हूँ? तो नेफरिटीस कहती है हाँ बहुत ज्यादा, मैं जिंदगी में कभी भी महल से बाहर नहीं गई, इसलिए बाहर से आने वाला हर कोई डरावना होता है, और तुम तो हमारी दुनिया से भी बाहर के हो। फिर सातो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया के इंसानों के जैसा ही हूँ। फिर नेफरिटीस कहती है तुम जिस दुनिया से आए हो वो बहुत भयानक है ना, जो कि पूरी तरह से खतरनाक मॉन्स्टर से भरी हुई है। तो सातो कहता है नहीं वहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है और वो एक शांति भरी दुनिया है। फिर नेफरिटीस पूछती है क्या तुम्हारी दुनिया में एल्फ्स हैं? तो सातो कहता है नहीं वहाँ कोई एल्फ
एल्फ्स नहीं है, जिस सुनकर वो उदास सी हो जाती है और उसे देखकर सातों पूछता है क्या तुम्हें मेरी दुनिया में दिलचस्पी है। तो नेफरिटीज कहती है चाहे मुझे महल की बाहर की दुनिया में दिलचस्पी हो, लेकिन इससे ये बात नहीं बदल जाती कि मैं अभी भी डरी हुई हूँ। मैं बस एल्डर की मुझे दी हुई बुक्स को पढ़कर बाहर की दुनिया को इमेजिन करती हूँ और मैं उन चीजों को इमेजिन करके बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और वैसा करने से लगता है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, पर असलियत में मैं बस अपने रूम में ही फंसी हुई हूँ और कुछ नहीं कर सकती। ये अजीब है ना? तो सातो कहता है असल में मैं भी काफी हद तक ऐसा ही हूँ। मैं यहाँ किसी स्पेशल पावर या किसी स्पेशल चीज के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उस लड़की से अलग नहीं होना चाहता जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैंने बस मौका संभाला और अंदर कूद गया, लेकिन सब चीजें मेरी सोच से ज्यादा अच्छी रही। तो नेफरिटीज कहती है अच्छा मौका संभाला। फिर वो एक्साइटेड हुई उसके हाथ को पकड़कर कहती है एक दिन मैं तुम्हारी दुनिया में जाने की कोशिश करूंगी, क्या तुम मुझे अपने साथ वहाँ ले जा सकते हो? तो शर्माया हुआ सातो कहता है जरूर, मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारे संतरे, जिसके साथ ही वो भी पूरी तरह से शर्मा कर खुद को ढककर उससे माफी मांगती है। फिर सातो कहता है पर मुझे हैरानी है कि अगर तुम्हें बाहर की दुनिया में इतनी ही दिलचस्पी है तो तुम पहले कभी बाहर क्यों नहीं गई? तो नेफरिटीज कहती है वो इसलिए, लेकिन तभी जेड उसका नाम पुकारता है और हम देखते हैं कि वो बाहर ही खड़ा होता है। इधर सातो अपनी शर्ट पहनता हुआ कहता है मैं रिंग किंग बना क्योंकि मैंने हिमे का पीछा किया, तो अब रिंग्स को इकट्ठा करना मेरा काम है, लेकिन मेरा किसी को भी मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करने का कोई इरादा नहीं है। जिस सुनकर नेफरिटीज पूछती है तो तुम प्रिंसेस क्रिस्टल की बात कर रहे हो? तो सातो कहता है हाँ, और ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। तो नेफरिटीज कहती है मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है कि मेरे बड़े भैया समझ जाएंगे। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और जेड कहता है उससे दूर हो जाओ रिंग किंग, लेकिन नेफरिटीज सातो को पकड़ लेती है जिसे देखकर हिमे को भी शौक सा लगता है। फिर नेफरिटीज कहती है भैया रिंग किंग वैसा आदमी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो जेड गुस्से में कहता है बेवकूफी मत करो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। रिंग अभी भी मॉम डैड के हाथों में है और वो हमारे देश की सुरक्षा कर रही है, तुम्हें समझ आ रहा है ना? तो नेफरिटीज कहती है पर फिर भी मुझे ये एक दिन विरासत में मिलनी ही है, मैं हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकती मैं। तभी जेड गुस्से में कहता है नेफरिटीज मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, क्या तुम हमारे मॉम डैड की इच्छा का विरोध करना चाहती हो? जिस सुनकर नेफरिटीज भी शौक सी हो जाती है। फिर जेड कहता है मेरे पास आओ, तो नेफरिटीज चुपचाप उसके साथ चली जाती है जिसे देखकर सातो भी उदास सा हो जाता है। फिर जेड कहता है अब रिंग किंग तुम सिर्फ जेल से ही नहीं भागे, तुमने हमारे देश की राजकुमारी नेफरिटीज को भी किडनैप किया है और तुम अपनी सजा के लिए तैयार होना। तभी एल्डर आकर कहती है सबकी मैं जिम्मेदार हूँ। तो जेड गुस्से में कहता है मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही थी, लेकिन आपके लिए भी लिमिट्स हैं। तो एल्डर कहती है देखो तो बात कौन कर रहा है, तुमने जिस तरह का व्यवहार रिंग किंग के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। मैं रिंग किंग का ध्यान रखूंगी और तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जेड कहता है समझ गया, पर फिर से नेफरिटीज को अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद वो नेफरिटीज को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिससे सातो भी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हिमे सातो को बताती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तो सातो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन एक जेल में 3 दिन बहुत मुश्किल थे। फिर हिमे कहती है तुम लकी हो कि तुम्हें एक सुंदर औरत ने बचाया और मैंने देखा कि तुम भी राजकुमारी के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में कामयाब रहे। तो सातो पूछता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? जिस सुनकर वो भी शर्मा जाती है और फिर पूछती है क्या ये गलत है? तो सातो कहता है नहीं ये गलत चीज नहीं है। तभी एल्डर वहाँ पर आकर कहते हैं इतनी देर से इंट्रोडक्शन देने के लिए माफ करना, मैं रोंका में सबसे ओल्डेस्ट यानी कि उम्र में सबसे बड़ी एल्फ पेरिडोट हूँ। तो हिमे भी अपना नाम बताती है। फिर सातो पूछता है क्या नेफरिटीज की जो अभी हालत है उसका उसके मॉम डैड से कोई लेने देना है? जिसके बाद पेरिडोट उन्हें कहानी बताना शुरू करती है कि असल में नेफरिटीज और जेड की मॉम की एक बड़ी बहन थी। रिंग को हमेशा विलेज में ही रखने के लिए एल्वी राजकुमारियों के लिए प्रथा बन गई थी कि वो सिर्फ विलेज के लोगों से ही शादी करेंगी, लेकिन बड़ी राजकुमारी एक ट्रैवलर यानी कि मुसाफिर के प्यार में पड़ गई और एल्स भी उस इंसान से डरने लगे। फिर पूरे विलेज में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी कि वो मुसाफिर राजकुमारी से प्यार करने का नाटक कर रहा है ताकि वो रिंग को विलेज से बाहर ले जा सके। जैसे जैसे लोगों ने अफवाहें सुनी वो शक में बदलने लगी और फिर शक यकीन में बदल गया। जितना ये विरोध बढ़ता गया उतना ही राजकुमारी के अंदर उस मुसाफिर के लिए प्यार भी बढ़ता गया। लेकिन उस मुसाफिर ने अचानक से राजकुमारी के सामने आना बंद कर दिया। यहाँ तो शायद रिंग्स की रक्षा करने वालों ने उसे भगा दिया या शायद उसे खत्म कर दिया। जिस सुनकर वो दोनों भी शौक हो जाते हैं। तभी एलाबेस्टर आकर कहता है असल में ये रिंग्स अधिकार की निशानी मानी जाती हैं और कुछ का इस्तेमाल तो देश के वजूद को जस्टिफाई करने के लिए भी किया जाता है। फिर पेरिडोट कहती है उस वक्त विलेजर्स को राहत की सांस मिली, लेकिन तुम सोच सकते हो कि
उन्होंने उस राजकुमारी को कैसे देखा होगा जिसने अपने लवर को अचानक से खो दिया था। बड़ी राजकुमारी का दिल गुस्से और निराशा में डूब गया था और वो इस विलेज को श्राप देकर चली गई। उसने कहा हो सकता है कि रोमका को अबिस निकल जाए, काश रिंग मेडन की लाइन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसने जो श्राप दिया वो हम एल्स पर भारी पड़ा, क्योंकि हमारे पास इतनी लंबी जिंदगी होती है तो हमारे दिलों में ये डर सालों तक बना रहा कि उसका वो दिया हुआ श्राप कभी भी सच हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया हम डर से और भी ज्यादा भर गए। फिर नेफरेटिस के पेरेंट्स को सबसे बड़ी राजकुमारी की जगह रिंग्स विरासत में मिली, लेकिन वो भी बड़ी राजकुमारी के श्राप के डर में रहते थे ताकि बुराई रोमका के पास कभी ना आए। इसलिए नेफरेटिस के मॉम और डैड ने इस देश और अपने बच्चों के लिए रिंग की पावर का इस्तेमाल किया और हवा की एक दीवार खड़ी कर दी। हालांकि उन्होंने जो कीमत चुकाई वो महान थी। नेफरेटिस की मॉम ने उसको एक कसम दी कि वो हवा की दीवार से कभी बाहर ना जाए। यही कारण है कि इस विलेज की हालत अभी ऐसी है जिसके लिए नेफरेटिस के मॉम डैड ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। वो उसका सम्मान करना चाहती थी और इसलिए उसने ठान लिया था कि वो ऐसा जरूर करेगी। फिर हम देखते हैं कि नेफरेटिस पास्ट को याद करती है कि जब वो सिर्फ 4 साल की थी तो उसकी मॉम ने उससे कहा था कि नेफरेटिस तुम्हारे मॉम और डैड तुमसे अब और बात नहीं कर पाएंगे। एल्स उम्र बढ़ने से नहीं मरते, लेकिन जब हमारा दिल रुक जाता है तब हमारी बॉडी भी रुक जाती है और मुझसे वादा करो कि तुम ये देह छोड़कर कभी नहीं जाओगी। और हाँ, हम तुम पर नजर रखेंगे जब तक तुम, जिसके साथ ही वो पत्थर में बदल जाते हैं और उसकी मॉम आखिरी बार कहती है अलविदा मेरे प्यारे बच्चों। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि नेफरेटिस भी रो रही होती है। इधर एलाबेस्टर कहता है हमें अभी के लिए रिंग ऑफ विंड को छोड़कर बाकी दूसरी रिंग्स को पाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे सातों भी उदास सा होता है। लेकिन वो फिर भी वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें देखकर जेड भी खुश होता है। लेकिन तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि एबिस के मॉन्स्टर्स तूफान की दीवार को पार कर रोमका में आ रहे हैं, जिस सुनकर जेड को भी शौक लगता है। फिर हम देखते हैं कि एबिस किंग के नाइट ने उस दीवार को खोल रखा होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स रोमका में आने लगते हैं। इधर वो लोग बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें वो मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो लोग भी शौक से होते हैं और वो मॉन्स्टर्स भी रिंग ऑफ विंड की ओर ही जा रहे होते हैं। फिर एलाबेस्टर कहता है सातो हमें वापस जाकर रिंग को बचाना होगा, तो सातो भी हाँ कहता है। जिसके बाद हिमे और सातो आपस में किस करते हैं और रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स रोमका में बहुत तबाही मचा रहे होते हैं और लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पेरिडोट नेफरेटिस से कहती है मॉन्स्टर्स बैरियर के अंदर आ गए हैं, तो क्या तुम ऐसे ही बैठी रहोगी? तो नेफरेटिस कहती है मेरा भाई उन्हें संभाल लेगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं यहीं पर रहूंगी। फिर पेरिडोट कहती है अगर यही बात है तो तुम भी वहीं खुद को पत्थर में बदल लो। एल्फ जो अपने दिल को मार देता है उसके लिए कोई जिंदगी नहीं होती। इधर वो नाइट विंड टेम्पल के अंदर आती है जहाँ पर विंड रिंग होती है और हम देखते हैं कि उस नाइट के हाथ में भी विंड रिंग जैसी एक रिंग होती है। लेकिन तभी जेड भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो वहीं पर ही आएगी। फिर जेड उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो नाइट उसे अपने एक ही हाथ से रोक देती है, जिससे जेड को भी शौक लगता है और फिर वो उसे पीछे दीवार पर मार देती है। लेकिन जेड फिर भी हिम्मत कर खड़ा होने लगता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की विरासत की रक्षा करना चाहता है, जिसे देखकर वो नाइट भी मुस्कुराती है और उस पर एक और हमला कर देती है। लेकिन तभी कोई उसके अटैक को रोक देता है, जिससे वो दोनों भी शौक से हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एलाबेस्टर होता है। फिर जेड सातुओं से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो सातुओं कहता है वो उसके लिए नहीं आया बल्कि वो इस जगह को इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि ये नेफरेटिस का घर है। जिस सुनकर जेड भी शौक सा होता है। फिर सातुओं कहता है मैं पिछली बार इसे कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जरूर मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब बहुत ताकत है। जिस सुनकर हिमे भी शर्मा सी जाती है। फिर मार्स सातुओं से कहता है अगर तुम यहाँ हार गए तो इस दुनिया का कोई भविष्य नहीं रहेगा, तो चौकन्ने रहना। तो सातुओं कहता है हाँ, इससे भगा पाऊं बस इतना ही काफी है। फिर वो हमला करने जाता है और पीछे से जेड कहता है वो बेवकूफ हैं, उनकी तलवार से उसे खरोच भी नहीं आएगी और वो उसका मैजिक तोड़ ही नहीं सकते। वो बिना जीत की उम्मीद के उसका सामना कर रहे हैं। तो हिमे उससे कहती है सातुओं ये जानता है, पर चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर या डरावना हो, सातुओं फिर भी मेरी हिफाजत करेगा। तो जेड कहता है मैं भी अपनी छोटी बहन की हिफाजत करूंगा। वो कसम खाने के बाद से मैं इसी के लिए ही जी रहा हूँ। मुझे नेफरेटिस की रिंग्स की किस्मत से हिफाजत करनी होगी। इधर वो नाइट सातुओं को फिर से नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर वो दोनों भी घबरा जाते हैं और सातुओं कहता है मुझे लगा था कि मैं थोड़ा और बेहतर लड़ पाऊंगा। तभी हिमे को याद आता है कि उसे ज्यादा ताकत इसलिए नहीं मिली क्योंकि जब उसने सातुओं और नेफरेटिस को एक साथ देखा था उसके बाद से उसे सातुओं के प्यार पर शक सा हो गया था। लेकिन तभी सातुओं खड़ा होकर हिमे को पीछे रहने को बोलता है, जिसके बाद उसे भी एहसास होता है कि सातुओं उसे सच में बहुत प्यार करता है। लेकिन वो अकेली काफी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से नेफरेटिस के रूम की ओर भाग जाती है और पेरिडोट भी उसे देख लेती है। इधर एलाबेस्टर सातुओं को पीछे हटने को बोलता है, लेकिन सातुओं मना कर देता है और तभी पेरिडोट आकर
कहती है रिंग किंग मेडन ऑफ द रिंग ऑफ लाइट नेफरिटीज को लाने गई है। तो सातों पूछता है पर क्यों? तो पेरिडोट कहती है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें काफी अच्छी बीवी मिली है तो हमें कुछ और वक्त तक डटे रहना होगा। इधर हीमे नेफरिटीज से कहती है प्लीज सातुओं से शादी कर लो। और हाँ, हम पहली बार ठीक से बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि ऐसे बात करना सही होगा, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बता देना। और पता है मेरे मॉम डैड भी मुझे और रिंग्स को बचाते हुए मारे गए थे, जिसे सुनकर नेफरिटीज भी चौंक सी जाती है। फिर हीमे कहती है मुझे पता है रिंग्स और उनके वारिस को बचाना कितना मुश्किल फर्ज है, दूसरों के द्वारा मेरी हिफाजत करने और खुद कुछ ना कर पाने से मुझे भी एहसास हुआ कि मैं कितनी लाचार हूँ। फिर नेफरिटीज कहती है मेरे मॉम डैड ने विंड बैरियर बनाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी थी, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे रिंग्स का वारिस ना बनना पड़े। मुझे उनकी इच्छा का सम्मान करना होगा और मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तो हीमे कहती है सही कहा, तुम मेरे जैसी नहीं हो पर इसलिए तुम सबकी हिफाजत कर सकती हो, तो वैसी नहीं हो जैसी मैं थी। भले ही अबिस किंग का नाइट ताकतवर हो पर फिर भी तुम्हारा भाई, एल्डर, सातुओ और सब लोग ही लड़ रहे हैं। फिर नेफरिटीज कहती है क्योंकि जिनके पास रिंग्स है ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी ही है। तो हीमे कहती है नहीं, सातुओ तुम्हारे घर को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिस सुनकर नेफरिटीज भी चौंक सी जाती है। फिर हीमे कहती है और पता है सातुओ अजीब है पर वो सच में बहुत अच्छा है, तो मुझे यकीन है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ऊपर से मैं और कुछ नहीं कर सकती, कहना तो नहीं चाहती पर मैं अकेली काफी नहीं हूँ, प्लीज सातुओ को बचाओ, सातुओ से शादी कर लो। जिसके बाद वो रोने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और नेफरिटीज पूछती है क्या मैं ऐसा सच में कर सकती हूँ। इधर वो लोग उस नाइट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर एक बड़े से हैमर के साथ आती हैं और नेफरिटीज कहती है भैया आप मुझे बाद में डांट लेना। फिर हीमे पूछती है तुम्हें यकीन है ना? तो नेफरिटीज हाँ कहती है और जेड शॉक हुआ कहता है क्या कर रही हो? फिर वो दोनों हैमर के साथ उस स्टैचू की ओर जाने लगती हैं, जिसे देखकर सभी ही शॉक होते हैं। फिर नेफरिटीज कहती है मॉम डैड माफ करना, जिसके साथ ही वो स्टैचू को तोड़ देती हैं, जिससे जेड को भी बहुत बड़ा शॉक लगता है। फिर वो रिंग्स भी नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैरियर भी हटने लगता है। फिर नेफरिटीज उन दोनों रिंग्स को उठाकर सातुओ के पास भाग कर आती है और उसे किस करती है और हीमे भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर जब नेफरिटीज पीछे होती है तो सातुओ भी शॉक में होता है और नेफरिटीज भी मुस्कुरा रही होती है, जिसके बाद सातुओ देखता है कि दूसरी रिंग भी चमकने लगती है और नेफरिटीज भी उसे देखकर खुश होती है। लेकिन जेड इससे पूरी तरह से चिढ़ जाता है और फिर वो कहता है अरे नहीं ये बुरा है, बैरियर के बिना मॉन्स्टर्स की आर्मी। तभी नेफरिटीज कहती है सब ठीक है, लॉर्ड सातुओ की रिंग ऑफ विंड और रिंग ऑफ लाइट की बदौलत। जिसके बाद उन दोनों की रिंग्स में से एक तेज लाइट बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उस लाइट से वो सभी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। साथ में वो नाइट भी कमजोर होने लगती है और अपने घुटनों पर आ जाती है। जिसके बाद सातों उसकी ओर भाग कर जाता है और वो नाइट भी एक विंड अटैक करती है, लेकिन सातों की विंड रिंग उसे रोक देती है, जिसका मतलब कि वो अब हवा को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर वो जाकर स्वॉर्ड सीधा उस नाइट के सर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसका मास्क टूटने लगता है और साथ में सातों भी बेहोश हो जाता है। इसके कुछ वक्त के बाद सातों होश में आता है और हीमे और नेफरिटीज भी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। फिर पेरिडोट सातों से कहती है तुमने साबित कर दिया कि तुम असली रिंग किंग बनने के काबिल हो, तुम रिंग की बहुत सी ताकत बाहर लाने में कामयाब रहे। फिर वहाँ पर एक और एल्फ आकर कहती है रिंग किंग आज तुमने रोमका देश को अबिस किंग के खतरे से बचा लिया। मैं रोमका की राजकुमारी नेफरिटीज रोमका की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिसे देखकर सातों पूछता है ये कौन है? तो एलाबेस्टर कहता है ये औरत पिछली रानी की बड़ी बहन प्रिंसेस मार्गदी है। ये सुनकर हीमे भी शॉक हो जाती है और सातों पूछता है ये यहाँ क्या कर रही है? तो पेरिडोट बताती है कि असल में यही अबिस किंग की नाइट थी। ये सुनकर सातों भी शॉक हो जाता है। फिर पेरिडोट उसकी ओर कुछ फेंकती है और हम देखते हैं कि वो एक ब्लैक विंड रिंग होती है जो कि प्रिंसेस मार्गदी को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब उसकी पावर खत्म हो चुकी होती है। फिर मार्गदी बताती है कि मैंने रिंग्स की वजह से अपनी किस्मत और उस दुनिया को कोसा जिसने मुझ पर ये डाली थी। फिर रास्ते में चलते चलते मुझे वो रिंग मिली और अबिस किंग ने मेरी दिल की बुराई का फायदा उठाया। फिर हम देखते हैं कि एलाबेस्टर भी उसे ध्यान से देख रहा होता है और सातों कहता है हमें अबिस किंग के बारे में बहुत कम पता है। तो पेरिडोट कहती है हमें बस इतना पता है कि रिंग किंग से लड़ाई के बाद उसने अपना शरीर खो दिया और उसकी आत्मा कहीं दूर उत्तर में वाना नाम की एक जगह में कैद है। फिर एलाबेस्टर कहता है हालांकि उसे किसी ने भी नहीं देखा, बस अबिस किंग के चेले ही लोगों पर हमला करते हैं और उसकी ब्लैक रिंग अबिस किंग के नाइट्स को जन्म देती है। वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो सातों कहता है तो हमें जल्दी ही रिंग्स को जमा करके उसे रोकना होगा, लेकिन उसके उठते ही उसे एक चक्कर आ जाता है। तो पेरिडोट उसे कहते तुमने रिंग्स की बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली थी, एक नॉर्मल किंग की तो अभी तक जान जा चुकी होती। तुम आसानी से खड़े हो गए क्योंकि तुम्हारी हिफाजत तुम्हारे और दोनों राजकुमारियों के बीच के रिश्ते ने की। तुम्हें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। जिसके बाद सातों को
भी एहसास होता है कि अब हिमे के अलावा उसकी एक और बीवी भी है। तभी नेफरिटीस उसे कहते हैं कि पैलेस में एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं और वो उसे वहां चलने को बोलती है, जिसे सुनकर सातो भी शौक सा होता है। इसके बाद हम उन तीनों को बिना कपड़ों के वहां देखते हैं और सातो कहता है यहाँ हो क्या रहा है। फिर नेफरिटीस कहती है मुझे पता है कि आप दोनों के बीच गहरा प्यार है क्योंकि लेडी क्रिस्टल आप उनकी पहली बीवी जो हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाओ कि एक अच्छी बीवी कैसे बनते हैं। जिसे सुनकर हिमे भी शौक सी हो जाती है और फिर कहती है ओ अच्छा, खैर सातो और मैं एक दूसरे की हर एक बात समझते हैं, हमने काफी बार किस भी की है और हाँ जब बात रात में प्यार करने की होती है हम वो हर रात को ही करते हैं। जिसे सुनकर सातो को भी शौक लगता है और तभी पेरिडोट आकर कहती है ओ अच्छा, तो हमें क्यों नहीं दिखाते, दिखाओ तुम कैसे प्यार करते हो। जिसे सुनकर वो दोनों ही शौक हो जाते हैं। फिर पेरिडोट कहती है मैं इस दुनिया के बहुत से लोगों के साथ सोई हूँ लेकिन मुझे लगता है कि दूसरी दुनिया का मर्द शायद इसमें कुछ अलग करता होगा और ये काफी अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से आराम से ऑब्जर्व करने में खुशी होगी, चलो अब करो। जिसके बाद हिमे भी शर्मा कर खड़ी होती है और कहती है देखो नेफरिटीस। फिर वो सातो को जाकर पकड़ लेती है जिसे देखकर सातो भी शौक सा हो जाता है। फिर हिमे कहती है यही तुम्हारा मौका है सातो, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। और इधर वो दोनों उन्हें देख रही होती हैं। फिर हिमे उसे किस करने लगती है लेकिन तभी सातो उसे रोक देता है और खड़ा होकर कहता है मैं नहीं चाहता कि हमें ये जबरदस्ती करना पड़े। और उसके नुन्नू को देखकर नेफरिटीस भी शौक हो जाती है। इधर स्मार्गदी एल्बेस्टर से कहती है अगर तुम्हें सेज कहते हैं तो शायद तुम्हें उस मुसाफिर के बारे में पता होगा जो 50 साल पहले यहाँ आया था और जिससे मुझे प्यार हो गया था, बताओ क्या वो मारा गया या वो भाग कर बच गया। तभी एल्बेस्टर एक लॉकेट सा निकालता है जिसे देखकर स्मार्गदी भी शौक होकर कहती है ये तोहफा तो मैंने उसे दिया था और तुम्हारे पास ये क्यों है। तो एल्बेस्टर कहता है मैं उसे काफी वक्त से जानता हूँ। फिर स्मार्गदी पूछती है क्या वो जिंदा है। तो एल्बेस्टर कहता है उसने मुझसे कहा था मैं ये नहीं सह सकता कि जिस लड़की से मुझे प्यार है वो मेरी ही वजह से बदनाम हो और हाँ वो यहाँ से दूर कहीं शांति भरी जिंदगी जी रहा है। जिसे सुनकर स्मार्गदी भी उदास सी हो जाती है। फिर एल्बेस्टर कहता है उसने हमेशा तुम्हारी खुशी की तमन्ना की है और मुझे भी खुशी है कि मुझे तुम्हें ये बताने का मौका मिल पाया। फिर वो उसे वो लॉकेट पकड़ा देता है। इसके अगले दिन हम नेफरिटीस को अपनी मॉम डैड की कब्र के पास देखते हैं और वो याद करती है कि उसकी मॉम ने उससे आखिरी चीज बोली थी कि हम तुम पर नजर रखेंगे जब तक कि तुम ताकतवर नहीं बन जाती। फिर नेफरिटीस मुस्कुराकर कहती है मैं ठीक हूँ मॉम, साथ ही मुझे अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल गया है। तभी जेड आकर पूछता है तो तुम जा रही हो। तो नेफरिटीस मुस्कुराकर कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। और फिर जेड कहता है नेफ तुम ताकतवर बन गई हो। इधर वो लोग जा रहे होते हैं और तभी पीछे से नेफरिटीस सातो को पुकारती हुई भाग कर आती है। फिर सातो से पूछता है क्या तुम श्योर हो। तो नेफरिटीस कहती है जी लॉर्ड सातो, ये रिंग प्रिंसेस का फर्ज है कि वो रिंग किंग के साथ रहकर उसे ताकत दे, साथ ही मुझे बाहर की दुनिया देखनी है और एक दिन मुझे आपकी दुनिया में भी जाना है, आपने वादा किया था याद है ना। जिसे सुनकर हिमे पूछती है सातो तुमने ऐसा वादा किया था। तो सातो घबरा कर हाँ कहता है जिससे हिमे भी जरा सा चिढ़ जाती है और बाकी सभी भी हंसने लगते हैं। इधर स्मार्गदी उस लॉकेट को देखकर पूछती है आपको लगता है कि इस बार रिंग प्रिंसेस को खुशी मिलेगी एल्डर, या मैं कहूँ असली रिंग प्रिंसेसेस में से एक लेडी पेरिडोट। तो पेरिडोट मुस्कुरा कर कहती है मैंने जिन भी रिंग प्रिंसेसेस को आज तक देखा है उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ और हाँ उनमें असली रिंग प्रिंसेसेस भी शामिल हैं। नया रिंग किंग एक किंग होने के लिए ज्यादा ही नरम और दयालु है, पर शायद ये बात उनके लिए अच्छी साबित होगी। तभी स्मार्गदी कुछ सैनिकों को आपस में बातें करता सुनती है जिसमें वो रिंग किंग के जाने की बात करते हैं। फिर ये कहता है यार मुझे ग्रेट सेज एलाबेस्टर से बात करनी थी। जिसे सुनकर स्मार्गदी शौक में कहती है क्या एलाबेस्टर, वो तो मेरा। जिससे हमें पता चलता है कि स्मार्गदी का वो लवर असल में एलाबेस्टर ही था। तभी सातो से पूछता है क्या बात है दादू। तो एलाबेस्टर कहता है ओ कुछ नहीं, और जल्दी चलो अगर देर हो गई तो तारों के नीचे सोना होगा। तो सभी हाँ कहते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी एंड हो जाती है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीक आ जाएगा, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।